गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? ऑप्शन है आपके शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय और भास्कर वर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है शशांक, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या फिर थानेश्वर। तो सही उत्तर कन्नौज, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये नगर जो है आप जान लीजिए कि हर्ष के शासनकाल में भी उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है ये शहर था। और आप जान लीजिए कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से आरंभ हुआ, जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो उत्तर है असम का। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। असम का एक प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर भी है। अगला प्रश्न है, हर्षेण निम्नलिखित राजाओं में किसका राजकवि था? आपको बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, हर्षेण समुद्रगुप्त का राजकवि था और हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? आपको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। अगला प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन है मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के। तो सही उत्तर है गुप्तों के, ऑप्शन सी। दोस्तों, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इसलिए गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो उत्तर है आपका सोना। देखिए, प्राचीन काल के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी या 57 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर 319 ईस्वी, ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और उसका जो यात्रा काल रहा है 402 से 412 ईस्वी। और इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं? ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। इन गुफाओं का निर्माण वाकाटक, गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ और अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। लेकिन इनका जो अजंता की गुफाओं का निर्माण एक लंबे समय तक चला। इनका निर्माण कार्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी तक चला है। तो वाकाटक, गुप्त आदि शासकों के काल में इनका जो है निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मन्ने, तलाकाडू, कोलर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
कोलर राजधानी थी गंगों की? दोस्तों पश्चिमी गंगों की प्रथम राजधानी कोलर थी, जो बाद में तलक्काडु हो गई थी। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हूणों द्वारा या तुर्कों द्वारा? तो सही उत्तर है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हूणों के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। दोस्तों आप जान लीजिए, पहले रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार होता था, लेकिन जब रोम पर हूणों द्वारा आक्रमण किया गया तो ये व्यापार समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो सही उत्तर है प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन बी। दोस्तों वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो कौन था? तो सही उत्तर है परम भागवत की उपाधि जो है ये आप जान लीजिए समुद्रगुप्त था। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्रगुप्त जो है ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। नालंदा और गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। और आप जान लीजिए कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, लेकिन यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। तो यहाँ पर आप देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त दोनों में यहाँ पर इस प्रश्न में जो है विवाद है। तो अधिकतर पुस्तकों में चंद्रगुप्त द्वितीय को, लेकिन यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर शासक और रानियों का मिलान करना है। चंद्रगुप्त की रानी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है रानी कुबेर नगा और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी थी। तो यहाँ पर 3, 1, 2 और 4 देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए किस पर? अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर या मध्य पूर्वी व्यापार पर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ईसा की 3री सदी से जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हम उस पर आते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। दोस्तों भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। सही नहीं है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। बिल्कुल सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रेणी के संबंध में। दोस्तों प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे।
श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था और श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था और राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफ़ी महत्व प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ऑप्शन है वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि और रत्न, हस्तशिल्प और अफीम की खेती। तो सही उत्तर है वस्त्र उत्पादन। दोस्तों, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाखदत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन है आपके धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत। तो सही उत्तर है भास्कराचार्य। ये आयुर्वेद शास्त्र से नहीं बल्कि खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित थे। भास्कराचार्य की पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। इसमें उन्होंने गणित और खगोल तथा विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा कथन है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और सातवीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1, 3, 4। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है और इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता था, लेकिन उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं ईस्वी शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी साइन को ज्या, कोसाइन और उत्क्रम या ज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीयम में इनका उल्लेख है। 7वीं सदी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्री चतुर्भुज के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। ये स्थित था कहाँ पर? उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्त या पाटलिपुत्र में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सही उत्तर आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीयम है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया और सर्वप्रथम ये खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित स्त्री नाटकों में, संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी भाषा? तो सही उत्तर है प्राकृत भाषा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए हैं संस्कृत नाटक, उसमें स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी और गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके प्रारंभ की तिथि 319 ईस्वी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सम्राट और उन बिरुद यानी उपाधियाँ। तो अशोक की उपाधि प्रियदर्शन या प्रियदर्शी रहा।
देखिए ए का दूसरा। समुद्रगुप्त की उपाधि पर क्रमांक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य दोस्तों, और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण 2 1 4 3, तो विकल्प आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो सही उत्तर है 1/6। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर उपज का 6वां भाग थी। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो सही उत्तर क्या है? ये भूमिमाप की ये इकाइयाँ थीं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुल्यवाप और द्रोणवाप भूमिमाप की इकाइयाँ थीं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो सही उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। दोस्तों, घंटाशाला, कदूरा और चौल ये गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहां से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटाशाला और कदूरा जहां पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सीथियन, होड़, यूची या शक? आपको बताना है। तो सही उत्तर है होड़, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तोरमाड़ जो था ये भारत पर हुए होड़ आक्रमण का नेता था। मध्य भारत में एरण नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने होड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? आपको बताना है। बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक या प्रभाकर वर्धन ने? तो सही उत्तर है यशोधर्मन। दोस्तों, चीनी यात्री वेनसांग और मंदसौर लेख साक्ष्य से प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और उसके बाद मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। देखिए, गुप्त साम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल सही। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, सही नहीं है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो सही उत्तर 1 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था और गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम या विष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, देखिए, बलात् श्रम के बारे में गुप्त काल के संदर्भ में जो कथन सही है वो कौन सा कथन है? आप देख लीजिए। ये है आपका, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में बिष्ट या बेगार बलात् श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से मिलता है, लेकिन गुप्त काल में ये विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर के एक रूप में था। इसके तहत मजदूर, शिल्पियों और कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। ये प्रथा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की ये प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा था, ये सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। अगला प्रश्न है, कहा जाता है शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था कहाँ पर? चीन, ईरान, इंडोनेशिया या भारत में? तो सही उत्तर भारत में। दोस्तों, शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ये ईरान और उसके बाद यूरोप पहुंचा था।
अगला प्रश्न है शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्री की प्रेम का था। दोस्तों शूद्रक कृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह और एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ये आपका गलत है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक, बिल्कुल सही है। केवल और केवल ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर है। दोस्तों सांख्य दर्शन पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है और सांख्य दर्शन में अज्ञानता को दुखों का कारण और विवेक ज्ञान को उसमें मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। देखिए कथन 1 है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, बिल्कुल सही है। कथन 2 है कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों के द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता के द्वारा नहीं। तो सही उत्तर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन की शक्तियों द्वारा निर्मित जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। ये दर्शन युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। मनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर मनुस्मृति हो जाएगा। दोस्तों योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। तो स्पष्ट है कि मनुस्मृति जो है ये अष्टांग योग का अंश नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके। तो सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। तो याद रखिएगा महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग, जिसका शासनकाल 184 से 148 ईसा पूर्व था, इसके समकालीन थे। अगला प्रश्न एक कथन है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहे, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है। तो सही उत्तर है दोस्तों चारवाकों की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकतावादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है। न्याय दर्शन, इसमें तार्किक चिंतन को महत्व दिया जाता है। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करने पर बल देता है। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान की बात करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर 4 3 1 2। तो यहाँ पर देखिए 4 3 1 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। संवत्सर और किस समय से गणना होती है, इसका आपको जो है आप जान लीजिए कि इसका मिलान करना है। तो आप देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत्सर जो है ये आपका शुरू होता है 58 ईसा पूर्व से। शत संवत्सर 78 ईस्वी से शुरू होता है।
गुप्त संवत या गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी से, और कलि संवत्सर आपका ये शुरू होता है आपका 3102 ईसा पूर्व से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 4321। तो यहाँ पर देखिए 4321 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत के नाम से जाना जाता है। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी है और इसका प्रवर्तन कनिष्क ने किया था। कलि संवत की स्थापना 3102 ईसा पूर्व में मानी जाती है और गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। चूंकि प्रश्न में 320 ईस्वी का उल्लेख हुआ है जो कि त्रुटिपूर्ण है, तो निकटतम उत्तर जो है ये 321 जो है ये आपका हो जाएगा 320 ईस्वी, जबकि 319 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों पर सही उत्तर का चयन करिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था, सही है। गुप्त संवत 319 में प्रारंभ हुआ था, सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से हुआ। तो ये चारों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि विक्रम संवत दोस्तों आप जान लीजिए 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व से, शक संवत 78 ईस्वी से। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, लेकिन गुप्त काल के प्रारंभ से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल 319 ईस्वी से है। यद्यपि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, लेकिन भारत में मुसलमान शासन का युग मोहम्मद गोरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 से माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलिकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर 601 हो जाएगा। कैसे? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। पुलिकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख जो है विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए वर्ष 465 में 78 और 58 को जोड़ना पड़ेगा। सही उत्तर 601 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर प्रतिष्ठानपुर, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के मूल वंशों में से एक था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के बाद द्वापर युग में चंद्रवंशी संवारन ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान में झूसी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो आप सभी जानते हैं पुलिकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। पुलिकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआंग च्वांग या वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं? सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे, सही नहीं है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल या विष द्वारा सत्य किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, सही है। और व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था। वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार का कथन एक गलत है। वेनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। कथन 2 और 3 आपके सही हैं।
अगला प्रश्न है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सी यू की रचना? तो सही उत्तर है सी यू की रचना। दोस्तों आप जान लीजिए, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। ह्वेनसांग की इस रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा को बताता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुंडी यानी विनिमय पत्र, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में शाख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है, इसे हुंडी कहा जाता है। आधुनिक समय में इन शाख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया, गलत है। और दूसरा है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये भी गलत है। तो सही उत्तर है न ही 1 और न ही 2। दोस्तों चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 402 से 412 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी तक रहा है। ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व ही हर्ष बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ह्वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला कथन है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है, कथन 1 सही है। और सांबपुर यात्रोत्सव जो है ये सूर्य पूजा से संबंधित है, तो कथन 2 भी आपका सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। यहाँ पर है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानिक राजनीतिक सत्ता, ये गलत है। भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, बिल्कुल सही। सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना, बिल्कुल सही। 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई थी और अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतया सामंतों पर आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं और इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस तरह से स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ और भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राज की स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है।
देखिए यहाँ पर कौन कौन से जो ऑप्शन हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज का नाम दिया, सही नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो ऑप्शन सी संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। शंकराचार्य ने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया है। अन्य विकल्प शंकराचार्य के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग और कांची, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, या पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी। तो सही उत्तर हो जाएगा जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें दरबारी कवि और राजा का मिलान करना है। अमीर खुसरो, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, हरिशेण समुद्रगुप्त के और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 4 1 2 3 ऑप्शन मिला लीजिए। 4 1 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें आपका देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोड़े बनाना है। तो आप देख सकते हैं भोज, तो भोज जो है ये धार से संबंधित हैं। दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी, गोंडवाना। समुद्रगुप्त दोस्तों आप जान लीजिए, समुद्रगुप्त इनका जो सही विदिशा से मिलान होगा। और अशोक जो है ये उज्जैन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सही सुमेलन हो जाएगा 3 4 2 और 1। तो 3 4 2 और 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। इसमें देखिए भीलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर और स्थानेश्वर का मिलान करना है। भीलसा मध्य प्रदेश में है, सही है। द्वार समुद्र कर्नाटक में है, ये सही नहीं है। गिरिनगर गुजरात में, गिरिनगर या गिरनार गुजरात में सही है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, ये आपका गलत है। तो कौन कौन से सही सुमेलित हैं? 1 और 3। तो 1 और 3 आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वार समुद्र दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और स्थानेश्वर ये हरियाणा में है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। इसमें हमने गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।